नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज एक बार फिर से हम बच्चों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चा जो है अपने भविष्य के सपने जो देखना है वो 10वीं क्लास से ही शुरू कर देता है। तो 10वीं क्लास उसका बेस मान के चलें और बेस से अगर हम शुरू करें तो बच्चा भविष्य में क्या कुछ कर पाएगा, आज उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उन चर्चा के लिए हमारे साथ अगर यहाँ पर आप देख पाएंगे, हमारे साथ यहाँ सुनील महिला जी हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर हैं ये फिजिक्स के। और आज इन्हीं से जानेंगे क्योंकि लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि ताकि बच्चा आगे बढ़ता रहे और तमाम चीज़ें वो सीखता रहे, भविष्य के लिए उनको तैयार करने का काम ये करते हैं। तो आज उसी के लिए इनको हमने चर्चा में शामिल किया है और जरा बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। और 10th जो होती है बच्चे का एक बेस मान करके हम चलते हैं, और 10th जब बच्चा होता है उस दौरान बच्चा काफ़ी सारी उधेड़-बुन में रहता है कि पास हो जाऊंगा 10th में, आगे करना क्या है। वो करना क्या है का जो एक जवाब है, कैसे ढूंढ पाएगा बच्चा? ढाका साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया। आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार जी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है ढाका साहब। जो बच्चे 10th के बाद बड़ा ही असमंजस की स्थिति होती है कि मैं क्या करूं 10th के बाद, या आफ्टर एग्ज़ाम क्या किया जाए। एक्चुअल में कई बार तो आपने देखा है कि बच्चा साथी जो ले रहे हैं उन्हीं विषयों को लेकर चल पड़ता है, अपना खुद का उसका कोई कैरियर की तरफ ध्यान नहीं होता है। माँ बाप ने थोप दिया, उन विषयों को वो लेकर चल रहा है या देखा देखी से चल रहा है, ये बच्चे के लिए सही नहीं है। खास तौर से मैं कहूँगा कि बड़ा आत्मघाती फैसला होता है ये। तो मेरा तो यही सुझाव है कि बच्चा अपने कैरियर को देख के अपने विषयों को चुने। जी, आपने कैरियर की बात की है जी, तो कैरियर कई तरह के आगे आएंगे जी। बच्चा जो 10th में है शायद उसको उन कैरियर्स के बारे में नहीं पता होता जी, है। जी, जी। और बच्चा उन कैरियर्स के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचता है जी। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पर जाने, क्योंकि 10th के बाद जब 11th में बच्चा आता है तो कई तरह के विषय उसके लिए सामने होते हैं, हाँ। कई तरह की जो स्ट्रीम्स हैं उसके सामने वहाँ पर होती हैं जी। तो उनमें से वो किस तरीके से उन विषयों में चुनाव करना चाहिए उसको? जी ढाका साहब, इसके लिए बेस्ट तो ये है कि एक मेरे अनुसार बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। उस एप्टीट्यूड टेस्ट से उसका जिस विषय में इंटरेस्ट है वो हमें पता चल जाए जी। और वो भी न हो तो कम से कम, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, एज ए टीचर, अगर कोई बच्चा साइंस में और मैथ में अच्छा रुचि रखता है या साइंस और मैथ उसके अच्छे हैं तो उस बच्चे को नॉन मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। केवल साइंस में ही अच्छा है तो मेडिकल साइड को चुन सकता है बच्चा जी। और मान लीजिए अदर उसमें मान लीजिए मैथमेटिकल डाटाज में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है केवल, तो कॉमर्स साइड भी वो चुन सकता है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएस में अच्छा बच्चा है तो उसको आर्ट की साइड जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग फील्ड में अपने लेवल पर बांट सकते हैं। मान लीजिए बच्चा अपनी तरफ से डिसाइड करने में सक्षम है तो हम उसकी योग्यता को देखते हुए हम उसको काउंसलिंग कर सकते हैं और उस काउंसलिंग के आधार पर उसको विषय दे सकते हैं डॉक्टर साहब। ओके जी। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाने जरूरी रहेंगे? नहीं सर, देखो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो की बात करूं मैं तो ये तो हमारी इस पॉलिसी में लिखा हुआ कि कोई बच्चा मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा है और उसका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है तो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी है तो फिजिक्स के साथ, बल्कि ये है भी अच्छा ढाका साहब। जैसे जियो फिजिक्स है हमारी एक ब्रांच जिसमें बड़ा अच्छा साइंटिफिक उसमें जा सकता है बच्चा। तो अपने अब न्यू पॉलिसी के तहत तो कोई भी बच्चा किसी भी विषय को किसी के साथ एडजस्ट अपनी इच्छा अनुसार वो ले सकता है, इंटरेस्ट के अनुसार। जी। तो आपने बात की अभी नई शिक्षा नीति की भी। जी। तो क्या नई शिक्षा नीति बच्चे को उसके कैरियर के अनुसार विषय चुनने की पूरी आज़ादी देता है? हाँ बिल्कुल, इसमें सर बिल्कुल पूरी आज़ादी है बच्चे को। और कई बार ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं ये विषय लेके गलत किया या ये, तो उसके पास इतना समय होता है कि 11th में हमारे पास कि
वो 11th के बाद सब्जेक्ट चेंज भी कर सकता है। मतलब 12th में जब बच्चा 12th में आएगा आएगा, हाँ। तो वहाँ पर वो अपना सब्जेक्ट बदल चेंज पाएगा। कर सकता है। और रही बात आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि बच्चा अपने मन चाहे सब्जेक्ट, अब जैसे हमारे पीछे तो मस्ट था कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो या तो बायो हो या मैथमेटिक्स हो, अब वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, अपनी इच्छा के सब्जेक्ट पढ़ सकता है सर। उससे उसका इंटरेस्टिंग फील्ड भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट के अनुसार उसका कैरियर में भी आगे जैसे बढ़ने के अभी चांसेस आपने हैं। बात की कि अलग अलग विषय, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट साइंस में भी ले सकता है, जी। आर्ट्स वाला साइंस वाले सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, जी। तो ऐसे में कहीं आगे चल के उसके सामने कोई कैरियर की समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी कि आपने ना साइंस ढंग से पढ़ पाए, ना आर्ट्स ढंग से पढ़ पाए, ना कॉमर्स ढंग से पढ़ पाए, तो ऐसे में कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ हाँ, जाएगी? यहाँ एक ये पॉइंट आपका नोट करने का है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है डाका साहब की, आगे जो फील्ड होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही हो जाता है जी। जैसे कि आइदर एमएससी इन फिजिक्स है या ऑनर्स कह सकते हो, मैथमेटिक्स का कह सकते हो, एक सिंगल सब्जेक्ट रह जाता है। और ग्रेजुएशन तक तो आप 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ सकते हो, उसमें उसका बच्चे का ये है कि जो इंटरेस्टिंग फील्ड है उसमें उसका निखार ही आएगा। ड्रॉबैक्स तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा इसमें, बच्चे का इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसी बनाई गई है सर। जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जब बच्चा सब्जेक्ट चूज कर रहा है, तो अगर उसने साइंस साइड चूज कर ली है, साइंस स्ट्रीम को चूज कर लिया है, तो ऐसे में उसके पास भविष्य के लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं ताकि वो अपने कैरियर को बना पाएगा? जी, किस तरीके से होता है? इसमें डाका साहब देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक वो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज। कई बार बच्चे को पारिवारिक सपोर्ट इतना मान लीजिए नहीं मिल पाए, पारिवारिक बैकग्राउंड है वो वीक है, तो बच्चा बजाय डिग्री के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है जी। और डिप्लोमा कोर्सेज की जहाँ तक मैं बात करूँ, वो बच्चा पॉलिटेक्निक में जा सकता है जो 3 साल का होता है, जिसमें हमारे पास अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। मैकेनिकल में कह सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कह सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में कह सकते हो, आईटी में बोल सकते हो, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल सकते हो। सो मैनी कोर्सेज हैं सर पॉलिटेक्निक में भी हमारे पास। और इसमें आपके पास एडवांटेज ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकते हो। ये रही बात, और भी शॉर्ट टर्म का चाहिए बच्चे को, केवल 2 ईयर का ही चाहिए, तो बच्चा ITI कर सकता है। उसमें भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं बच्चों के लिए, जैसे फीटर है, कंप्यूटर है, सिविल है, मैकेनिकल में जैसे रेडियो, टीवी, मोटर व्हीकल, डीजल वगैरह वगैरह, जो भी इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बर का है, सर्वेयर का है, सो मैनी कोर्सेज हैं सर 2 साल के उसके अंदर ITI के अंदर। ये वो कोर्सेज बता रहा हूँ डाका साहब मैं, जो केवल 10th के बाद बच्चा कर सकता है। 10th लेवल के बाद कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बच्चा को कमाना भी ज़रूरी होता है, उसके ऊपर पारिवारिक एक प्रकार से समझ सकते हो कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उसको कमाना भी पड़े, साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़े। तो ये शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए, डिप्लोमा कोर्सेज कह सकते हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है बच्चे की, वो भी मतलब पढ़ाई पे पूरा असर डाल रही है। बिल्कुल है डाका साहब। आर्थिक स्थिति के अनुसार कई बार बच्चा है डिग्री नहीं कर पाए, लेकिन वो इन कोर्सेज को करके अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है और घर को पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसको भी सुधार सकता है साथ। जी। जैसे एक चीज़ यहाँ पर भी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो तो फ्री है जी, और या फिर नॉमिनल फीस में है, शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। जी जी। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति मतलब किस तरीके से वो असर डालेगी, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे दर्शक भी जो काफी सारे अलग अलग फील्ड से आते होंगे, अलग अलग शायद आर्थिक स्थितियों से भी आते जी, होंगे, जी, जी, तो वो भी डाक्टर थोड़ा समझ पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया डाका साहब आपने। अब सर जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कई बार हमारे गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो तो नए के बराबर होती है बच्चे के लिए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं सर, उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो बच्चा या बच्चे का परिवार है उसको इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उस अवस्था में हमने इन कोर्सेज को इस ढंग से व्यवस्थित कर रखा है कि वो बच्चा वहाँ न जाकर, जो भी कारण रहा वो नहीं पहुँच पाया, लेकिन इन शॉर्ट टर्म डिप्लोमाज को लेके वो थोड़े टाइम में और थोड़े पैसे में अपने
काम को अपने, मैं कहूँगा एम को भी नहीं छोड़ेगा और साथ साथ अपना अध्ययन भी जारी रखेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी ऑप्शंस हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिन सारी ऑप्शंस को शायद हर एक बच्चा जानना चाह रहा होगा और इसीलिए हम हर विषय के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा सर, कि जो अपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की प्रोफेशनल कोर्सेज की, जी सर, तो क्या ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो बताए आपने, जैसे पॉलिटेक्निक का या फिर आईटीआई के कोर्सेज हैं, क्या इनके बाद बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो खुद कुछ कमा सके या कहीं पे जॉब कर सके? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ये जितने भी मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं सर जी, इवन मैं कहूँ और भी शॉर्ट टर्म में, जैसे आजकल एनिमेशन का आया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी का आया हुआ है, और मैं कहूँ कि नॉर्मल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आने वाला समय इन्हीं चीज़ों का है डॉक्टर साहब। और इनके लिए जो मैंने कोर्सेज बताए हैं ये बेस का काम करेंगे डॉक्टर साहब जी, जो इनके बगैर संभव नहीं हो पाएगा। और इस बच्चे को या जो बच्चा इनको ले रहा है उनके लिए आगामी रास्ते खुले हुए होंगे उनके लिए जॉब्स के। और बल्कि ये वो कोर्सेज हैं डॉक्टर साहब कि ये मान के चलो कि उस बच्चे को एक, कई बार हम कर लेते 10th हो गया, 10th के बाद क्या करें, 12th हो गया, 12th के बाद क्या करें, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, फिर क्या करें, वो क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। डिग्री इवन पीएचडी कर लेते हैं, जी जी हाँ, पीएचडी तक बच्चे कर जाते हैं, लेकिन वो एक जॉब ओरिएंटेड न होकर उस बच्चे को लाइन में खड़ा करते रहते हैं। हर बार उसकी एजुकेशन पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब बच्चा इन चीजों को करेगा और जब उसका अपने स्किल के अनुसार उसने वो विषय लिए हैं, इंटरेस्ट के अनुसार गया है, तो उस बच्चे को प्राइवेट कंपनीज भी नहीं छोड़ेंगी सर। वो खुद के अंदर इतना टैलेंट बना चुका होगा कि उसको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। मतलब 10th के बाद जैसे ही वो 2 या 3 साल के उन कोर्सेज को पूरा करेगा, जी, तो वो एक अच्छी खासी इनकम कमा पाएगा, अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएगा। बिल्कुल सर, अच्छी खासी इनकम। वो उसका रीजन ही है डॉक्टर साहब, हमने स्टार्ट का आपका जो क्वेश्चन ये था कि कैरियर के अनुसार अगर उसने अपने एजुकेशन की, अपने सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो उसकी जॉब ओरिएंटेड, मैं मान के चलता हूं कि वो आपके विषय हैं, उसके जॉब ओरिएंटेड होंगे। जी बिल्कुल। और प्रोफेशनल कोर्सेज मैं आप लोगों को बता भी दूं कि पॉलिटेक्निक है, उसमें काफ़ी सारे आपको स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। तो आप जब 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह से। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ITIs हैं, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की हैं, तो आप उनसे भी अपना पूरा जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ सर एक चीज़ मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जैसे हम बता तो रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर है, वो किस स्थिति में खड़े हैं या उनका इंटरेस्ट किस साइड में है, वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसी जो स्थिति होती है तो उसमें किसी विशेषज्ञ की सलाह या जैसे किसी मेंटोर जो उनके सीनियर हो या कुछ ऐसा, तो क्या उनसे भी सलाह उनको लेनी चाहिए या नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपका। इसमें मैं एक तो एज ए काउंसलर सबसे पहले उसके टीचर को मानूंगा सर, जो उनको टीच करता है वो टाइमली उनको गाइडलाइन करें जी। और स्कूल्स में भी कैरियर काउंसलिंग के पर्टिकुलर कुछ सेशन रखवाने चाहिए, ताकि बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में एक प्रकार से जागरूकता मिले, वो उसके अंदर जाएं। और यहाँ जहाँ तक एक आपने कहा कि कैसे पता चले, तो वो बच्चा अपने कंसर्न टीचर्स, जो कंसर्न का मतलब मेरा ये है कि जिस टीचर से ये लगता है कि मैं यहाँ से गेन कर सकता हूँ, टीचर तो सभी अच्छा होते हैं, अपनी तरफ से अच्छा मार्गदर्शक का काम करता है, टीचर का काम ही ये है, लेकिन बच्चा जहाँ पूछना चाहे टीचर से कंफर्म कर सकता है। उस फील्ड में, जो फील्ड में वो जाना चाहता है, किसी सक्सेसफुल पर्सन से जो अपने फील्ड में सक्सेस है उससे बात कर सकता है, या मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कैरियर काउंसलर की हेल्प ले सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब अगर हम यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें सारी जो हमारा डिस्कशन जो अभी हो रहा है, इसमें बच्चे का जो किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव जो है या फिर किसी भी कोर्स का जो चुनाव है जी, वो टारगेट बेस्ड हो सर। बिल्कुल हाँ जी। ये नहीं हो डॉक्टर साहब कि अंधेरे में तीर चलाने वाला, ये तो बच्चे के लिए आत्मघाती फैसला होगा। भविष्य उसका तो एक प्रकार से चौपट हो चुका होगा अगर उसने देखा देखी से लिया है या बगैर सोचे समझे लिया है, तो बाद में उस बच्चे को पछताना पड़ेगा और परिवार को भी उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। परिवार के जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं 10th के बाद बच्चा इस
कदर परिपक्व नहीं होता है तो परिवार का भी बड़ा उसके ऊपर दबाव रहता है। जी। कई बार बच्चा थोड़ा सा अच्छे नंबर ले आता है तो उसको पेरेंट्स ही कहने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, तुमको साइंस स्ट्रीम लेकर के ही आगे बढ़ना है। जी जी जी। या फिर कई जैसे बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो अपने बच्चों को कह देते हैं कि नहीं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आप पढ़ लीजिए। जी जी। ठीक है। या फिर जिनको लगता है कि भैया नंबर कम आए हैं तो आप है ना ये दूसरे सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप आर्ट्स की तरफ चले जाइए। जी। तो क्या जो ये पेरेंट्स का जो दबाव रहता है ये सही रहता है या फिर इस दबाव को ना डाल करके किसी और मेथड का इस्तेमाल बच्चा करे अपने सब्जेक्ट को चूज करने के लिए? हाँ, एग्जैक्टली सही बोले डॉक्टर साहब आप कि कई बार पेरेंट्स का दबाव हो जाता है। पेरेंट्स का नहीं, समाज का भी साइड से इतना, लेकिन समाज का तो नहीं कहूँगा, पेरेंट्स का ही ज़्यादा दबाव होता है बच्चे के ऊपर। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है डॉक्टर साहब कि बच्चे को जैसे परसेंटेज कई बार नहीं भी आती है डॉक्टर साहब, लेकिन उस बच्चे का जो एप्टीट्यूड लेवल है उसको भी देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अब जैसे कि ऑटोमोबाइल में हम इस कोर्स पर आते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में आ गया, जैसे बाइक हैं, गाड़ियाँ हैं, कैसे बनती हैं जी। अब एक और कोर्स चला हुआ है सर, कई बार आपने देखा आर्किटेक्चर होते हैं बिल्डिंग्स की, छोटे ही स्पेस में भी बहुत बड़ा स्पेस निकाल देते हैं कई बार वो अच्छी डिजाइनिंग से अपनी जी। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं डॉक्टर साहब जिनका हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। तो उस बच्चे का रियलिटी में इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो एक आर्किटेक्ट के तौर पर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर मैं, या फिर वो क्या बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल में जाना चाहे, मैकेनिकल में है, एआई में है। और कई बार बच्चे आपने देखे हैं कि सर थ्योरेटिकल बच्चा इतना नहीं है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली बड़ा स्किल्ड होता है, उसके अंदर अच्छा, तो उसका इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान करें और बच्चे को डिमोटिवेट न करें। वो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उस फील्ड में उस बच्चे को मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, न कि बच्चे को डिमोरलाइज करें। इससे आप दोनों का नुकसान है, बच्चे का भी नुकसान है और परिवार का तो है ही है, क्योंकि परिवार का भविष्य ही बच्चा है। जब आप भविष्य के साथ ही इस प्रकार से ये करेंगे तो फिर आपके लिए तो फिर नुकसानदायक होगा जी। तो इसलिए मेरा हाँ बोलो सर जी, सॉरी आपको बीच में रोका मैंने। एक टर्म आजकल चल रही है एआई जी, जो कि हर चीज को बदलती हुई जा रही है। बिल्कुल है सर। भविष्य शायद जो आज हम जिन कैरियर ऑप्शंस को देखते हैं शायद भविष्य में वो कैरियर ऑप्शंस ना रहें। तो क्या बच्चे को आज सब्जेक्ट चूज करते हुए जी उन कैरियर ऑप्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भविष्य में होंगे, आज ही सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या होगा? तो क्या एआई वगैरह से इनसे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के उसे अपना सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एआई आने वाले समय में सबसे बड़ा फील्ड ही एआई का होगा डॉक्टर साहब जी। और एआई की तरफ यदि जाना है तो बच्चे को 100% अपने टारगेट को फोकस करके चलना पड़ेगा जी। अगर उसका टारगेट ही नहीं होगा तो वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। रही बात, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि एआई से कि हमारे जो जॉब को ड्रॉबैक्स हैं कि, लेकिन सर एआई भी तो वही व्यक्ति कर पाएगा ना जिस बच्चे ने अपना बेस अच्छा बनाया है, जो बच्चा साइंटिफिक एटीट्यूड रखता है, जिसमें टैलेंट है। अब टैलेंट ही उस बच्चे ने नहीं बनाया, जब उस बच्चे ने अपना टारगेट फोकस नहीं किया तो वो एआई की तरफ क्या जाएगा सर? तो एआई को भी चलाने वाले यही बच्चे होंगे जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है। टारगेट जैसे कि बीटेक किया है बच्चे ने, या मैं कहूँ मेडिकल साइड में भी तो एआई की काफ़ी स्कोप्स हैं सर। तो वो NEET वाले जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी तब तो वो बेस तो यहीं से मिलेगा सर जी, तभी एआई चल पाएगा, तभी एआई की तरफ हमारे बच्चे जाएंगे सर। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर आज कोई बच्चा अपना कोई भी विषय चुन रहा है जी, तो उसको फ्यूचर सेंट्रिक होकर के ही उन विषयों को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ताकि भविष्य में वो उस कॉम्पिटिटिव स्थिति में अपने आप को अच्छे से खड़ा कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा देखी न करके अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। और परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस डाल रखी है, अपने उस यूनिकनेस के तहत ही अपने आप को, क्योंकि हर बंदे में एक यूनिक पार्ट होता है जो सबसे अलग होता है उस बच्चे का, उस यूनिक को पहचाने। परिवार को भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानते हुए उसके ऊपर कोई अन्यथा दबाव न डालें और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है उसके अनुसार उस बच्चे को आगे
बढ़ाने में मदद करे। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। और जैसे कि सुनील महिला जी ने कहा कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, किसी अपने मेंटोर से सलाह ले सकते हैं, किसी भी फील्ड में जो बेहतरीन वर्क कर रहा है, सक्सेसफुल व्यक्ति है, आप उससे भी सलाह ले सकते हैं, उससे सलाह लेकर के अपने विषयों को चुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सर ने कही है कि फ्यूचर सेंट्रिक आपको अपना जो विषय चुनना होगा और उसी के मुताबिक ही आपको आगे चलना होगा। सर यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा कि बच्चे कई बार सोचते हैं इसी स्थिति में आकर के जब 10th क्लियर करेंगे, 11th में जाएंगे, तो वहाँ पर वो अपना जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पर्टिकुलर रोल में अपना देख रहे होते हैं। जी सर। चाहे वो कहीं IAS के तौर पर देख रहे होते हैं, कहीं डॉक्टर के तौर पर देख रहे होते हैं, कहीं इंजीनियर के तौर पर देख रहे होते हैं, और सो मैनी फील्ड्स हैं जिनमें बच्चा जा सकता है। तो क्या वो जो चीज़ें रहेंगी, क्या वो भविष्य में उसके बढ़िया तरीके से काम आ पाएंगी, या फिर मैं ये जो एक अगर सीधे शब्दों में अगर मैं पूछूं तो कि जो वो बनना चाहता है जी, उसके मुताबिक क्या उसको सब्जेक्ट जो हैं वो आज ही चुन लेने चाहिए, या फिर आज उसको 12th पर फोकस करना चाहिए कि 12th मेरी अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसके बाद फिर मैं आगे का बाद में देखूंगा? देखो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। मेरा तो सुझाव यही है, हालांकि आप भी डॉक्टर साहब पत्रकारिता में आपको भी बड़ा लंबा समय हो चुका है, जब तक बच्चे अपना, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जो शुरू से बोल रहा हूँ कि अपना इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट को, मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग से ले ले, इवन अब तो मैं कहूँगा 9th से ही उसको चूज कर ले, ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहेगा सर उसके लिए, क्योंकि फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी सर आगे। अपना जिसको डॉक्टर बनना है वो साइंस स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम ले, बिल्कुल सर। जिसको इंजीनियर बनना है नॉन मेडिकल ले, बिल्कुल सर। कॉमर्शियल फील्ड में जाना है तो कॉमर्स ले, बिल्कुल। और अगर किसी भी और दूसरे फील्ड्स में निकलना है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के भी निकल सकता है। क्योंकि बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं मेरे ख्याल से सभी में एप्लीकेबल होते हैं। जी देखो, ये बड़ा एट प्रेजेंट के जो हमारा एजुकेशन है उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि जो साइंस का बच्चा है सर, वो कॉमर्स में भी जा सकता है, वो आर्ट्स में भी जा सकता है, तो उसके लिए दरवाजे काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं जी। और जो साइंस का बच्चा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एज ए फिजिक्स लेक्चरर हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पर रख रहा हूँ, नो सर, लेकिन ये हकीकत है कि जो बच्चा साइंस का होगा वो उसमें इतना तो टैलेंट है कि वो बच्चा कॉमर्स में, आर्ट में जाके आगे निकल सकता है, वहाँ पर भी उसके पास स्कोप्स हैं। तो साइंस वाला सर हर फील्ड में सेटल हो सकता है। ये नहीं कि आर्ट है सर, आर्ट भी अपने, आर्ट कोई आसान नहीं है सर। आर्ट में आज अपने जितने IAS हैं, IPS हैं सर, वो आर्ट से निकले हुए हैं। आर्ट में भी अच्छे अच्छे स्कोप हैं, कॉमर्स में भी अच्छे स्कोप हैं। मैं उनको ये पीछे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सर कि साइंस का बच्चा जो है वो हर फील्ड में सेट हो सकता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हमारा भी मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि बच्चा किस तरीके से अपने विषय चुने, क्या फ्यूचर सेंट्रिक होकर के वो अपने विषय चुने, कैरियर को फोकस रख करके अपने विषय चुने, या फिर अपने इंटरेस्ट को रख करके अपने विषय चुने। और आई थिंक कि जब आप इस पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको जितनी भी चीज़ें हमने बात करी हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपना फ्यूचर सेंट्रिक भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी हॉबी भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना पढ़ाई को ही उसी तरीके से और आगे करना चाह रहे हैं, या आप अपने परिवार को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप चाह रहे हैं उसी तरीके से आपको बेहतर तरीके से अपने लिए 10th के बाद 11th में विषय चुनने होंगे, या फिर किन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको जाना होगा। और हमारे साथ अभी जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे साथ फिजिक्स के लेक्चरर हैं सुनील महिला जी, और काफ़ी अच्छे से ये बच्चों को लगातार इस तरह की काउंसलिंग देते रहते हैं, और मैं तो इनसे काफ़ी बार मिलता रहता हूँ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी, और जहाँ पर इनके बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो आज हम इनके पास ही आए थे कि ताकि ये सारी चीज़ें जान सके। आप भी शायद अब जान गए होंगे। सर चलते चलते कोई बोनस टिप आप बच्चों को देना चाहेंगे क्या? क्योंकि अभी
जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल में प्री बोर्ड शायद अभी छुट्टियों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे जी जी। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम भी आ जाएंगे, तो उससे पहले कोई स्पेशल टिप देना चाहेंगे बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बढ़िया कर पाएं? बिल्कुल सर, मेरी तरफ से जहाँ तक सुझाव है डॉक्टर साहब, बच्चे अपना सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर चुके, दिसंबर से पहले दिसंबर लास्ट तक सभी का हो चुका है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं सर, कम से कम 5 साल के जो पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं वो अपनी क्लास के हर पेपर को अपने हाथ से सोल्व करके देखें। 80 से 90% डॉक्टर साहब उसमें से बच्चों को मिल जाता है। और बाकी आप NCERT को अच्छे ढंग से फॉलो करें अपना, और प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे ढंग से तैयार करें। यही मेरा सुझाव है डॉक्टर साहब जी। बिल्कुल। और बोनस टिप तो गजब का रहा है जी कि अगर 5 साल के आपने पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं अगर वो भी कर लिए अच्छे से, तो 70-80% नंबर्स तो आपके वैसे ही कंफर्म हो जा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी अपनी बुक्स के ऊपर थोड़ा और ध्यान दे दिया तो आपके को टॉप करने से, बल्कि 90s की उस सीरीज में आने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस यही हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। और आई होप सो कि आप जब अपने विषय चुनेंगे 11th में जाते हुए तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना हर इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे और एक बेहतर विषय चुन पाएंगे और अपना बेहतर भविष्य भी बना पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये समय दिया और बच्चों को इतनी अच्छी जो शिक्षा दी है। तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं हम उनसे चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज 10th में हैं या फिर 11th में भी हैं, तो उनको आगे भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडलाइन यहाँ से उनको मिल पा रही है। और चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट यहाँ पर छोड़ के जाइएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब आपको या तो कमेंट सेक्शन में दे दें या फिर एक अलग से वीडियो बना करके भी आप लोगों तक उन सवालों के जवाब हम जरूर पहुँचाएंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।